आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई आज हमारे मेहमान में आपकी मुलाकात करवाने आई हूँ एक कामयाब सियासतदान होने के साथ साथ वो एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। भाई आपने अक्सर उनको टीवी टॉक शोज़ में बड़े मुश्किल सवालात के बड़े हंसते मुस्कुराते आसानी से जवाब देते हुए देखा होगा। तो इस बार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर दोबारा से बाय इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। देखते हैं कि आपसे क्या नए नए वादे करने वाले हैं, कैसी चल रही है उनकी इलेक्शन कैंपेन। मैं खड़ी हूं उनके पार्टी ऑफिस के बाहर, आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं आज मिफ्ता इस्माइल से। आइए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आइए, लेट तो नहीं हुई ज़्यादा? नहीं, थोड़ी सी लेट हुई। तो ये आपका पार्टी ऑफिस है और मैं पूरे पाकिस्तान को जो है वो आपके पार्टी ऑफिस में लेकर आई हूँ कि हम दौरा भी कराएंगे। आप हर वक्त टीवी पे वैसे आते रहते हैं, बातें भी बड़ी मज़ेदार करते हैं, आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है वैसे सोशल मीडिया पर भी। जी अल्लाह ताला का शुक्र है कि थोड़ी सी फ़ैन फॉलोइंग है। ये हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कराची का सेंट्रल ऑफिस है, पूरे सिंध का डिवीज़न ऑफिस है। अच्छा। और इसमें काम हो रहा है। देखिए ये कमरे में आइए मेरे साथ। ये हमारी सिंध के नायब सदर हैं, सीनियर नायब सदर हैं अली अकबर गुज्जर साहब। कैसे आप? और ये मीटिंग हो रही है। ये मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ 249 बल्दिया का, वहाँ के कुछ हमारे साथी आए हुए हैं। तो अली अकबर गुज्जर साहब इनको नए नए या डिफरेंट टास्क असाइन कर रहे हैं। आपसे अगर बात की जाए कि एग्ज़ाम में चीटिंग आपने की है वैसे कभी? अल्लाह की मेहरबानी से नहीं करी है। चीटिंग से डरते हैं? इलेक्शन भी एग्जाम्स है ना, इलेक्शन भी एग्जाम्स की तरह ही है। हाँ, वहाँ पर चीटिंग से बचने के क्या आपने प्लान्स बनाए हैं? देखिए यहाँ पे तो कराची शहर में आपको पता है कि हमेशा से तकरीबन हम हमेशा इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं सब लोग। हमारे पार्टी हमारी यहाँ से ये 2002 से तो हम खुद प्रैक्टिकली भी हम सारे फील्ड में रहे। तो यहाँ तो तकरीबन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज़ादी से इलेक्शन यहाँ कराची में कभी भी नहीं हुआ। 2018 में थोड़े से बेहतर हुए थे अभी इलेक्शन, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जो जिस तरह से वो कैमरों के ऊपर कपड़े डाल दिए गए, वो RTS जो था वो बैठ गया जैसा सिस्टम, आखिर में फिर वही हुआ। हाँ, लेकिन हुआ कि बचाव के लिए ये होगा कि इंशाल्लाह हम अब अपनी टीम पूरी मैनेज करेंगे कि लोग अपने वोटर का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और वोट सही कास्ट भी हम इंशाल्लाह करवाएं। उसके लिए हमारी टीमें हैं, हमारे यंग जो हैं वहाँ पे लोग काम करेंगे, हमारी पार्टी के लोग सब जिम्मेदार वहाँ होंगे। मिफ्ता साहब के बारे में, क्योंकि आप लोग उनके साथ काम करते हैं, तो मुझे बताइएगा कि जब कभी ये सुनते हैं कि किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया या किसी ने कोई कैंपेन चला दी, तो इनको फ़र्क पड़ता ज़्यादा या बस अब आदत सी हो गई है? ये बात अभी थोड़ी देर सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। आपके आने से पहले थोड़ी सी बात हुई थी। लोग देखें क्रिटिसाइज तो करते हैं, लाजिम बात है, लोगों का जमहूरी हक है कि वो अगर किसी की कोई राय किसी के बारे में है इख्तलाफ तो वो लाजमी उस पर आए। लेकिन इससे इनको कभी इन्होंने फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कल परसों कुछ लोगों ने कुछ हमारे कायद के बारे में कुछ गलत बात करेंगे तो मिफ्ता साहब कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी लीडरशिप के बारे में। अच्छा, आपको देखकर लगता है कि आप थोड़े से इमोशनल हो गए लोगों की? नहीं, तो वो लाजिम बात है, होना भी चाहिए अपनी लीडरशिप के बारे में। आप बहन देखें, आप सियासत कर रहे हैं और बिल्कुल सियासत में लोगों की बात सुनना ज़रूरी है, उनकी तकलीफ सुनना ज़रूरी है, लेकिन गाली किसी से नहीं सुनेंगे, है ना? बस उतना। थैंक यू सो मच। आइए। अच्छा, तो आप यहाँ पर रोज़ आते हैं? मैं रोज़ दोपहर को इधर आता हूँ। अब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई तो इधर आना छोड़ देंगे और उधर अभी अगले हफ्ते हमारी वहाँ पे ऑफिस हो जाएगी तो वहाँ शुरू करेंगे। यहाँ पे अभी उस काम कर रहे हैं। देखिए ये एक्चुअली हमारा सोशल मीडिया का विंग है और ये हमारे खुरम भट्टी साहब हैं, ये हमारे सिंध के सोशल मीडिया के हेड हैं। ये उस्मान भाई हैं, ये रेहान भाई हैं, ये सब, ये अनीफ साहब हैं, ये महफूज साहब हैं, ये सलमान है। ये सारे जो हैं सिंध की सोशल मीडिया देखते हैं। और जो आप सोशल मीडिया की बात करें ना, ये ये सही लोग हैं, इनसे पूछने वाला सवाल है। कैसे हैं आप? खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? आप माइक ले लीजिए। माइक ले लीजिए। खुर्रम भाई आपके करीब आ जाए। अच्छा खुर्रम, आप मुझे बताइए कि क्या देखने में क्या लग रहा है? सोशल मीडिया के नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं कि अवाम किस तरह, आप कितनी सपोर्ट है? इंशाल्लाह अच्छे की सपोर्ट, अच्छे की खबरें भी और अच्छे की सपोर्ट। एक्चुअली हमारा हल्का था वो, हमें तो इंजीनियरिंग करके वहाँ से हरवाया गया शहबाज शरीफ साहब को। तो अभी इंजीनियरिंग से बचने की क्या तैयारी है? जी हम पहरा देंगे, जैसे हमने डस्का में पहरा दिया, इंशाल्लाह हम 249 में भी पहरा देंगे। और हमारे तमाम सोशल मीडिया के जो साथी हैं, जब तक हम फॉर्म 45 नहीं लेंगे हम हिलेंगे नहीं। ओए होए होए होए, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई। आपकी टीम जो होती है वही आपको बना भी देती है और कभी कभी बिगाड़ भी देती है। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा कि हमेशा से कराची में ही रहे हैं या बचपन कहीं और गुजारा? बचपन कराची में ही गुजरा है, यहीं पैदा हुआ हूँ। 10 साल बीच में अमेरिका में रहा हूँ। 1980s की पूरी दिहाई अमेरिका में रही है। बैचलर्स करा, मास्टर्स करा, PhD करा, फिर कुछ अरसे तक IMF में नौकरी करी। अरे वाह। फिर वापस आया पाकिस्तान
और 2010 से सियासत में हिस्सा लिया है, 2009-10 से। और 2011 का साल जो है और 12 वो पंजाब में निकाला, लाहौर के अंदर। मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे हायर किया था एज हेड ऑफ पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। तो उनके साथ 2-2.5 साल 3 साल काम किया है। और उसके बाद फिर इधर आ गया, फिर नवाज शरीफ साहब ने हायर कर लिया एज हेड ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट। तो फिर 2014 से इस्लामाबाद में रहा हूँ 18 तक, और उसके बाद फिर यहाँ पे। फेवरेट जगह कौन सी है, कौन सा शहर है जो सबसे पसंद है? मैं समझता हूँ लाहौर भी बहुत अच्छा शहर है और इस्लामाबाद भी बहुत अच्छा शहर है, लेकिन कराची मेरा घर है, तो कराची है। अच्छा, अम्मी अब्बू भी हमेशा यहीं पर रहे हैं? हमेशा ही। और बहन भाई आपके? मेरे एक बहन जो हैं वो अमेरिका में रहती हैं। अच्छा। और बाकी 3 बहनें यहीं पे रहती हैं। हम इसी मोहल्ले में तकरीबन रहते हैं। 4 बहनें आपकी? मेरी 4 बहनें हैं, चारों मुझसे बड़ी हैं, 2 बड़े भाई हैं मुझसे। तो मैं तो अब काम से भी फारिग हूँ, सिर्फ ये सियासत ही करता रहता हूँ। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़े भाई हैं, वो काम करते हैं, मेरे भतीजे बड़े हैं तो वो बिज़नेस करते हैं। तो अच्छा, आप भी माशाल्लाह से बिज़नेस करते रहे हैं, तो वो फैमिली बिज़नेस ही था आपका या आपने खुद से? फैमिली बिज़नेस। ओके, तो वहाँ से क्या इंटरेस्ट नहीं था अब्बा के काम में कि बस अपना कुछ करना है? नहीं, काम में इंटरेस्ट था, लेकिन अब सियासत की वजह से काम में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये बिज़नेस से सियासत का जो शिफ्ट था, ये अम्मा अब्बा इसके लिए तैयार थे, भाई इसके लिए तैयार थे? भाई अम्मी अब्बा तो नहीं थे जिंदा। देखें, वो मैं 20-25 साल बिज़नेस किया। ओके। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से बिज़नेस भी बड़ा कामयाब रहा हमारा। तो और पहले से ही मतलब वो नहीं था कि मतलब मेरा वालिद भी फैक्ट्री छोड़ के हमारे लिए गए थे। कारोबार में इतनी सियासत तो नहीं देख ली कि सियासत ही ज्वाइन कर? नहीं, कारोबार में सियासत नहीं थी, कारोबार एक अच्छा था। अब आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें। अब मैंने अमेरिका से PhD करी थी पब्लिक फाइनेंस में, तो वो काम करूँ, तो इसलिए हुकूमत में सियासत में क्या हूँ। फिर सियासत का एक अपना शौक़ होता है, एक अपना जज्बा होता है, एक अपना सोच होती है। प्राइम रीज़न क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जर्नी होती है जिसके अंदर आदमी अपने आप को कर रहा होता है कि यार मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, स्वीट टॉफ़ी बहुत बेच चुका हूँ, अब कुछ बेहतर काम करूँ, कुछ लोगों के लिए भी कुछ करूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी फेमस होने का शौक़ था स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, घर में? फेमस होने का शौक़ नहीं था, लेकिन कुछ करने का शौक़ था। लेकिन ये पाकिस्तान की बड़ी बात है कि जहाँ पे मैं कुछ पाकिस्तान को वापस देने गया था, उसने मुझे और इज़्ज़त दे दी और इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना भी बना दिया। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है। ये जो पाकिस्तान ने मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए किया है, मैं इसको कभी भी नहीं लौटा सकता। तो कोई जानने वाला था, कोई फैमिली में था जिसको जाके कहा कि भाई मुझे सियासत ज्वाइन करनी है? नहीं, मैं वो इत्तेफाक है कि मैं एक दिन मैंने उधर लाहौर में फैक्ट्री लगाई थी, हमारी एक लाहौर में भी फैक्ट्री है। अच्छा। तो मैं लाहौर में कुछ हुकूमत के लोगों को जानता था, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे शहबाज शरीफ साहब से मिला दीजिए। तो उन्होंने मिलाया, शहबाज साहब ने मुझे मियाँ नवाज शरीफ से मिला दिया। वो जिस दिन मैं मियाँ नवाज शरीफ से मिलने गया, उस दिन एक एनर्जी के ऊपर मीटिंग थी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत देर तक चुप नहीं रह सकता हूँ, मैं सब जानते हैं आपको। तो फिर मैंने मियाँ नवाज शरीफ से कुछ बातचीत करी, एनर्जी के बारे में कुछ अपने कमेंट्स दिए, तो शायद उनको पसंद आए वो कमेंट्स। तो उसके बाद जब भी एनर्जी की मीटिंग होती थी वो मुझे बुला लेते थे और फिर आहिस्ते आहिस्ते ये जर्नी शुरू हो गई। अरे वाह, क्या बात है। तो उनकी क्या सोच थी आपके बारे में, क्या कहते थे? कोई एक बात होती होगी ना जो आपके बारे में कहते होंगे वो? मुझे नहीं पता उनकी क्या सोच थी, लेकिन ये मुझे पता है कि इस बार हम लोग जब इस्लामाबाद में मैं था और एक मीटिंग हो रही थी हमारी लॉन्ग मार्च के बारे में, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था हमारी पार्टी के इलेक्शंस के बारे में। तो मैं कुछ बात कर रहा था, तो मियाँ साहब ने कहा मिफ्ता एक मिनट ठहरें आप। और फिर मियाँ साहब ने कहा कि आप लोग जब भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग करें और आप पता नहीं क्या फ़ैसला करेंगे, लेकिन कराची में एक बाई इलेक्शन आ रहा है, मेरा वोट मिफ्ता इस्माइल के लिए है। तो फिर शायद अब्बासी साहब ने कहा कि मिफ्ता मियाँ साहब, मैं खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हूँ और बाकी हम तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। और बाकी तमाम लोगों ने फिर कहा, इफ्तार साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, दीगर लोग थे, मरियम हमारी बहन थी, तो सब ने मेरी एहसन इकबाल साहब के साथ कैसा रिलेशनशिप है आपका? बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। एहसन इकबाल साहब और मैं एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे अमेरिका में साहब। अरे वाह, क्या बात है। एहसन इकबाल साहब जो थे वो हफ्ते में एक मरतबा अपने घर पे बुलाते थे और इस्लाम का दर्स देते थे। तो बहुत सारे लड़के जाते थे, मैं भी जाता था। हाँ। लेकिन मैंने कभी एहसन इकबाल साहब को बताया नहीं कि वो एहसन इकबाल साहब जो थे वो शादीशुदा थे, हम लोग तो सब सिंगल थे। तो भाभी बिरयानी बना के खिलाती थी। हाँ। तो मैंने बाद में एहसन साहब को यहाँ आके बताया कि सर वो जो लड़के आते थे ना, वो भाभी की बिरयानी खाने के लिए आते थे, आपका लेक्चर सुनने नहीं आते थे। नहीं आते थे। अच्छा, तो आप अपनी हमारी भाभी के बारे में बताएं ना हमें कुछ, कि आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? पता नहीं है, मैं इनको जानता था
हमारी फैमिली भी बड़ी खुश थी और मेरी बेगम को बस खुश थे तो यानी लव मैरिज ही कह लेना। हाँ खुश थे, मतलब बिल्कुल अब भी अच्छा, खुश तो है। फैमिली में या फैमिली के बाहर? नहीं, फैमिली के बाहर है। फैमिली के बाहर ही हुई थी। सो वो क्या करती थी, पढ़ती थी उस वक्त या शी वाज वर्किंग समवेयर? वो अपने वालिद की ऑफिस में काम करती थी। अच्छा। और हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उनके वालिद की ऑफिस, तो उस तरह मैं इनसे मिला था। मेरी भाभी और उनकी भाभी ने हमारी मीटिंग करवाई थी। ये हमारी शादी को 31 साल हो गए, तो माशाल्लाह से वो आपको भी याद करना पड़ता है थोड़ा सा, है ना? तो हमारी भाभियों ने हमारी मीटिंग कराई थी और उसके बाद अच्छा, आपने मुझे कुछ दिखाना था, मुझे वो भी दिखाइए। आइए मैं आपको, और मैं आपसे साथ साथ पूछूंगी कि आपकी फैसल वावडा से कैसी आपकी दोस्ती है? एक न्याजमंदी है, एक थोड़ी सी बातचीत है। सबसे सियासत में जो लोग होते हैं, किसी भी पार्टी होती है, उनसे सबसे दोस्ती होती है। ये हमारा कमरा है कराची डिवीजन की ऑफिस का। ये मैं आपको अब अपने ऑफिस ले जाता हूँ। अच्छा। जहाँ पे मेरे दोस्त एक बैठे हुए हैं, खेलदास, पर मेरे साथी दोस्त भी हैं और हमारी पार्टी के एमएनए भी हैं। अरे अस्सलाम खेलदास साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इनके बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में कुछ बताइए मुझे। ये मेरा इनसे ताल्लुक़ 2012 से है और ताल्लुक़ पार्टी है, जो जैसे आपने कहा कुलीग है। तो जब मैंने ज्वाइन किया 2012 में PMLN को, तब से मेरी इनसे दोस्ती हुई। अच्छा। बल्कि दोस्ती की वजह ये है कि मेरा भी जो फील्ड है, मेरा जो पेशा है वो बिज़नेस है, तो इनका भी बिज़नेस था। एक अच्छा बिज़नेसमैन था, मैंने उस वजह से भी इनको फॉलो किया कि कामयाब बिज़नेसमैन है। और अच्छा पॉलिटिशियन तो मुझे तब पता लगा जब ये मुशीर ख़जाना बने कि मुल्क के लिए ये कितना काम कर सकते हैं। तो इसको मैं फॉलो करते हुए हमारी दोस्ती भी चल रही है, पार्टी में काम भी है। इस वक्त हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं सिंध में, तो हम मेरे लीडर सिंध के ये हुए मिफ्ता साहब। और जब इलेक्शन पहला इन्होंने लड़ा, तब भी मैंने इनको देखा कि जिस तरह इन्होंने अपने हलके में पानी का मसला था, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो इनका पहला हल्का था 2018 में, इन्होंने अपने ताई खुद ही अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके आज तक, हालांकि इलेक्शन इनको हराया गया, मगर वो आवाम से जो कमिटमेंट थी वो पूरी करते आ रहा है। तो एज एक अच्छा, मैं भी इस वक्त MNA हूँ मगर मैं रिजर्व सीट पे हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं मिफ्ता की तरह इलेक्शन जनरल लड़ूँ और आवाम में जाऊँ, आवाम का इसी तरह काम करूँ और आवाम भी मेरे से इसी तरह रब्ते में। अच्छा, जो इंसान होता है वो अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, उससे गलतियां भी होती हैं। तो जो गलतियां, यानी कुछ गलतियां तो ऐसी हैं ना जो आप भी मानते होंगे जो उनकी तरफ से हुई है। तो जब उन्होंने वो गलतियां की, तो तब आपका क्या रद्द-ए-अमल था? क्या आपने नहीं सोचा उस तरह जिस तरह बाकी लोगों ने सोचा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ ने गलती ना करी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने गलती नहीं करी हो। गलती तो इंसान से होती है, लेकिन अगर आपका लीडर है, उसने गलती करी, तो आप देखते हैं कि यार ये 90 चीज़ें सही करता है या 95 चीज़ें सही करता है और 2-4 चीज़ें गलती करता है, तो ठीक है। और वो गलती भी आपको बाद में पता चलती है, आफ्टर अ फैक्ट, कि आप आज सियासी फैसला करते हैं, आपको नहीं पता कि ये फ़ैसला सही है कि नहीं है, लेकिन कोई फ़ैसले सही निकल जाते हैं, कोई फ़ैसले गलत हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अक्सरियत नवाज शरीफ के फ़ैसले माशी पॉलिसी में सही निकले हैं। नवाज शरीफ साहब लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंट नहीं थे। जब मैं इनके साथ हुकूमत में था तो वो पॉलिसी के ऊपर और लोगों की सुनते थे। अगर मियाँ नवाज शरीफ पहले सोचते थे कि कोल पावर प्लांट्स लगने चाहिए, और लोगों ने समझाया कि मियाँ साहब पहले शायद जल्दी से हम उजलत में वो लगा सकते हैं गैस के पावर प्लांट्स, तो मियाँ साहब ने कहा अगर ये चीज़ बेहतर है तो वो लगा लो। कोई मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, विल नेवर इंसिस्ट ऑन हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वो इसीलिए पार्टी उनकी बरकरार है कि लोगों के साथ लेके चलते हैं। ये मुझे हमेशा हर किसी ने बताया, मुझे जिनसे मैं मिली हूँ नून लीग से, आपने अपने एरा में क्या गलती की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए था, ये मुझसे नहीं हुआ? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ना। काफ़ी देखें, मैं खुदा न खास्ता कभी भी ये क्लेम नहीं करूँगा कि हमने जो भी करा है वो सही करा है। ऑब्वियसली हमने गलतियाँ करी हैं। मैं समझता हूँ कि हमने कुछ तो टैक्स रिफॉर्म करे थे जो PTI ने वापस लिए, जिसके अंदर हमने टैक्स रेट्स कम कर दिए थे लोगों के। हमने ये कह दिया था कि गाड़ी या घर ख़रीदना है तो आपको टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। हमको थोड़ा सा इस चीज़ को और पुश करना था, और इस तरह का पुश करना था कि वो रिवर्सिबल ना हो। मेरे ख्याल से ये मेरी गलती थी। ओके, अब आप जो है वो मुझे अपने घर लेके जा रहे हैं ना। सो आप सबको मैं मिफ्ता इस्माइल साहब का घर दिखाने वाली हूँ आज, और वहाँ पे करेंगे थोड़ी सी दिल की बातें। सियासतदान भी इंसान होते हैं, हमारी तरह उनके भी दिल होते हैं। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपकी दोस्ती को इसी तरह कायम रखे, आप दोनों की जो नीयत है उस तक आप लोगों को पहुँचाए। थैंक यू। चलें।
माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपका घर है। आपको घर सजाने का शौक है खुद से? नहीं, मेरी बेगम को है शौक। अच्छा। और वो सजाती रहती हैं। क्या बात है। तो कौन कौन रहता है यहाँ पे? मैं रहता हूँ, मेरी बेगम रहती हैं जी, और हमारे बच्चे। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। तो आपका जो बड़ा वाला बेटा है वो मुल्क से बाहर कहाँ पे है, पढ़ रहा है? वो अमेरिका में पढ़ रहा है, आर्किटेक्चर के अंदर मास्टर्स कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला वो मई के एंड तक ग्रेजुएट हो जाएगा। आर्किटेक्ट, तो वो भी इतने प्यारे प्यारे घर बनाएगा, है ना? आइए आइए आइए, थैंक यू, तशरीफ रखिए इधर। थैंक यू। आजकल तो जो है वो भाभी भी नहीं है घर पे, जी है ना? जी। अच्छा, हमारे शो में जो है वो एक सेगमेंट होता है दिल की बात, जो कि मुझे बड़ा पसंद है, मगर सियासतदानों के साथ अक्सर ये दिल की बात हो ही नहीं पाती क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। वी आर ऑलवेज रनिंग विद देम हियर एंड देयर। सो बट आपके साथ आज मौका मिला है, तो अगर हम शुरू करें, जो हमारी बेस होती है, हमारे माँ बाप, तो उनके साथ कैसा रिश्ता था आपका? अब्बा का पॉलिटिक्स में आने पे क्या रिव्यू था? क्योंकि उस वक्त नहीं, मेरे वालिद का तो नहीं, जब वो हयात थे तब वो सोच सकते थे कि मेरा बेटा सियासतदान बने। आपका कैसा रिलेशनशिप था उनके साथ? मैं 19 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो मुझे नहीं पता कि वो उस बारे में सोचते थे या नहीं सोचते थे कि मैं सियासत में जाऊंगा। मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था मेरे वालिद से, मेरी वालदा से भी मेरा बड़ा रिलेशन अच्छा था। वो उनका इंतकाल हुआ है, उनकी उम्र 72 साल थी, 2000 में हुआ इंतकाल। और आपकी क्या एज थी जब अम्मी की? 2001 में मैं 37 साल का था। अच्छा, ओके। तो वो आपके बच्चे वगैरह सब देख के? हाँ, मेरे दादी गई? जी जी बिल्कुल, मेरे दो बच्चे इन्होंने देखे थे, 3 में से 2 देखे थे। आपने जो है वो जेल का टाइम भी गुजारा, क्योंकि हम बिजनेस और सियासत पे इतनी ज़्यादा सब लोग जानते भी हैं आपके बारे में। इमोशनली साइकोलॉजिकली भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है जेल का। मैंने किताबें भी पढ़ी हैं और मूवीज़ भी देखी हैं। तो हाउ वाज दैट टाइम फॉर यू? और उस टाइम ने आपको क्या बदला, अगर बदला तो कैसे बदला? तो नैब के अंदर 50 दिन था मैं, और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक छोटे से कमरे के अंदर 50 दिन उन्होंने मुझे रखा हुआ था। घंटे का वॉक शाम को मिलती थी, 50 मिनट की, पहले आधा घंटा, बाद में 50 मिनट वॉक करने देते थे। उसके अलावा आप कमरे में बैठे। और उस कमरे में क्या क्या था? टीवी था? नहीं, टीवी नहीं था। उस कमरे में एक पलंग था और एक मैं था, और मतलब कुर्सी थी। फिर? तो बस उस कमरे में बैठा रहता था, और बाथरूम थोड़ा सा दूर से था। वो दफ्तर का वो बाथरूम था, और लोग भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो मेरे रिस्पेक्ट में नहीं करते थे यूज़, तो आई वॉज द ओनली वन यूजिंग दैट बाथरूम। सो उसमें एक जो एडवांटेज था वो ये था कि मेरी आदत निकल गई थी काफ़ी अरसे सियासत में रहने के बाद बहुत किताबें पढ़ने की, और बहुत सारी एक टू रीड लिस्ट थी। तो नैब के अंदर वो एक चांस मिला था कि 17 दिन में मैं 50 दिन में को 17 किताबें पढ़ी थी। नहीं, 14 किताबें पढ़ी थी, 17 टोटल। फिर अगले 3 महीने में 3 किताबें और पढ़ी थी जेल के अंदर। हिम्मत नहीं टूटी कभी? नहीं, सवाल ही नहीं। होपलेस नहीं हुआ कि अभी क्या, यानी एक कमरे में इंसान बंद रहता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन गुस्सा भी आता है, कभी रिबेलियस भी होता है ना? सच्ची बात है कि ना कभी गुस्सा आया, ना कभी रिबेलियस हुआ, और वक्त निकल गया। मुझे यकीन था कि कुछ दिनों में ये परेशानी दूर हो जाएगी। हुकूमत ने अपना शौक़ पूरा कर लेना था, नैब ने अपना शौक़ पूरा कर लेना था, वो इनका शौक़ पूरा हो गया, बाहर आ गया। शाहिद साहब का सेल मेरे सेल के सामने था, हम दोनों को मिलने नहीं देते थे, लेकिन ख़त लिख देते थे हम लोग एक दूसरे को। अखबार में डाल के भेज देते थे, कोई पुलिस वाला दे आता था। तो वो मतलब इट वाज अ फनी, मतलब आई वाज इन गुड ह्यूमर थ्रू आउट। मतलब सीरियसली, वेदर इन अदियाला, 3 महीने अदियाला में रहा हूँ, सब मिला के 5.5 महीने रहा हूँ, अदियाला में हो या इधर था। मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले बहुत परेशान थे, बेगम बहुत परेशान थी, मेरी बड़ी बहनें बहुत परेशान थी, मेरे भाई बहुत परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे थे ये कराची में। एंड इवन सोशली फॉर योर किड्स के, देखिए मेरा 2 बच्चे तो बड़े थे, एक मेरा छोटा बेटा था, वो 7वीं में था। तो उसको ज़रा सा उसके स्कूल में लड़के बात करते थे कि आपके अब्बा जेल में है, तो उसको ज़रा सा अजीब सा लगता था। वो दोस्तों को बोलता था यार इस बारे में बात ना करो। फिर मुझे पता चली, तो मैंने उसको ख़त लिखा, उसको मैंने कहा तू पढ़ो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या होते हैं, गूगल करो इसको, विकीपीडिया में देखो, दूसरी जगहों पे देखो। एंड आई एम ऑब्वियसली ए पॉलिटिकल प्रिजनर, मैंने खुदा न खास्ता कोई गलती तो नहीं करी है। तो फिर उसको इस बात का जब इस बात का एहसास हो गया मेरे बेटे को कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है जिसकी वजह से मेरे अब्बा को डाला गया जेल में, तो नहीं वो क्या। ओके, सो सियासतदान भी हैं माशाल्लाह से आपके। आजकल वैसे भी हम लोग सियासतदान के बच्चों की बड़ी खबरें भी आती हैं सोशल मीडिया पे। अभी रिसेंट इस्लामाबाद में भी एक सीन हुआ। तो अपने बच्चों को एक लिमिट में रखने के लिए, इवन फाइनेंशियली, इवन
पावर वाइज क्या करते हैं, किस तरह से उनको कंट्रोल करते हैं, कैसे फादर कैसे हैं आप उनके साथ? एक बेटा मेरा 14 साल का है। हाँ। तो वो तो बेचारा छोटा है। अरे 14 साल के बच्चे इतने तेज होते हैं आजकल। नहीं वो, और इस साल तो पूरा साल निकला नहीं है घर से, अभी गया है दुबई। माँ बाप तो डरते हैं फिर भी अपनी औलाद को लेके ना, कि कहीं हमारी पावर, हमारा पैसा जो है वो इनको ना कुछ गलत सिखा दे। लेकिन पावर और तो कुछ नहीं, ठीक है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है इन टर्म्स ऑफ पैसे। मुझे याद है कि मेरा बेटा जब इस्लामाबाद में आया, मैं वज़ीर था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने इसके लिए एक साइकिल ले ली थी। हाँ। तो वो साइकिल चलाता रहता था, तो उसको यहाँ पे हम इसको इतना उस ज़माने में 2013-14 में कराची में इतना साइकिलों पे नहीं घूमने देते थे रोड पे, तो वहाँ पे घूमने देते थे और गेट सारी रात खुला रहता था। अरे वाह। और दीवार भी छोटी थी, तो वो अपने भाई को फ़ोन कर रहा था कि भैया ये तो यहाँ पे तो गेट भी खुला होता है। मैं वो बच्चा हूँ, मैं लाहौर इस्लामाबाद जाके ही करती हूँ। कि दीवार भी छोटी थी, तो वो बड़ा खुश था इस्लामाबाद में कि उसको गलियों में साइकिल चलाने की इजाज़त थी। अब तो खैर कराची में भी कोई मसला नहीं है और अल्लाह ताला का शुक्र है। और बड़ा वाला बेटा मेरा जो है वो मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अमेरिका में पढ़ रहा है, बड़ा अच्छा मतलब तालिब इल्म भी अच्छा है और बहुत अच्छा है। और बेटी भी मेरी मतलब उसने ग्रेजुएट कर लिया है यहाँ पे कारवान हयात, यहाँ पे एक मेंटल गरीब लोगों की मेंटल हेल्थ की इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कुछ अर्सा तक वॉलंटियर करती रही है। तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजी। अरे वाह क्या बात है, मुझे तो उनसे मिलवाना चाहिए था आपको आज। ओके सो बात करते हैं कराची की। आपने अपना लड़कपन भी कराची में ही गुजारा है, सो हाउ वर दोज डेज, हाउ वर यू एज अ यंग बॉय? कराची वॉज मेरे ख्याल से बेहतरीन शहर था। हाँ। जब मैं 1964 में पैदा हुआ हूँ, 1981 में अमेरिका गया हूँ, तो ये 17 साल जो थे मैं कराची में पहले ज़िंदगी के निकले हैं। बेहतरीन शहर था, रातों में आप साइकिलें चलाएं, क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलें आप, वो हमारे यहाँ ये होता था कि मोहल्ले के अंदर अगर कोई सॉकर का वर्ल्ड कप, फुटबॉल का शुरू हो गया तो सारे लड़के फुटबॉल शुरू हो गए, हॉकी का वर्ल्ड कप हो गया तो हॉकी शुरू हो गई। घर में डांटे कितनी खाई हैं आपने, मारे कितनी खाई हैं अम्मा अब्बा से? अब्बा तो मेरे बहुत पोलाइट और सॉफ्ट से थे, अम्मी थोड़ी सी वो थी, लेकिन मार वार तक इतना वो नहीं था मैं कि मार वार तक नहीं पहुंचता। आप कैसी पेरेंटिंग में बिलीव करते हैं कि आजकल के माँ बाप को अपने बच्चों को क्या चीज़ सिखानी चाहिए? अब मैं किसी और माँ बाप को तो क्या बोलूँगा, देखिए हमारा एक ख़ानदान है, हम 7 भाई बहन हैं, हमारे बच्चे सब 7 बड़े होते हैं। तो जैसे मेरी बेटी है, बड़ी सबसे है, उसके भी भाई है बड़े हैं, क्योंकि वो कज़न उसके बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं। तो उस कभी अब बैठ के मैंने सोचा नहीं कि इस तरह पेरेंटिंग होनी चाहिए। अल्लाह ताला के करम है, वो अल्लाह तवक्कल, बच्चे बड़े हो गए और बच्चे सही चल रहे हैं। मैं समझ रही हूँ इस तरह से। मैं भी बहुत ज़्यादा पॉन्डर नहीं करती हूँ इन सारी चीज़ों के ऊपर कि हमें पता नहीं होता अगले लम्हे क्या होना है और हम इतनी प्लानिंग करते ही रहते हैं। हमारा अल्लाह तवक्कल बच्चे सही बड़े हो रहे हैं। बुरा वक्त कौन सा कहेंगे अपनी ज़िंदगी का या मुश्किल वक्त? ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। मैं आपको सच बताऊं कि वालिदैन की, जाहिर है कि जब मौत होती है तो वो एक कठिन वक्त होता है, बुरा वक्त तो नहीं कहूँगा लेकिन कठिन वक्त होता है, लेकिन अल्लाह ताला निकाल देता है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मुझ पे और मेरे ख़ानदान पे कि कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त नहीं निकला है, कोई ऐसा मुश्किल वक्त नहीं आया है। What mistakes did you make in your journey? बेटा 1 घंटे का आपका प्रोग्राम है, अपनी गलतियां गिनाना शुरू करूंगा तो वक्त निकल जाएगा। यानी ये पहला कोई शख्स मुझे मिला जो कहता है कि मेरे साथ जो है वो कोई मुश्किल इतना ज़्यादा वक्त नहीं आया और मैं अपनी गलतियां गिनवाना शुरू करूंगा तो पूरा शो निकल जाएगा। अच्छा, कुछ रैपिड फायर सवाल हैं आपसे, जल्दी जल्दी पूछूंगी। इनमें से किस पॉलिटिशियन की दावत में आप ज़रूर जाएंगे? फैसल पावरा, आमिर लियाकत या फयाज उल हसन चौहान? ज़रूर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तीनों में से किसी एक में जानी होगी तो शायद फैसल वाडा साहब की। किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़े तो इनमें से किसको ज्वाइन करेंगे? पीपल्स पार्टी, MQM या PTI? किसी को भी नहीं। इनमें से कौन है जिसके साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है? MQM, PTI या पीपल्स पार्टी? PTI। हाँ, और 2 TV शो से एक ही वक्त में अगर दावत आ जाए तो किसके शो में जाएंगे? वसीम बदामी या काशिफ अब्बासी? वसीम के शो में चले जाऊंगा। हाँ, मेरा जवाब गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। पता है क्यों? मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि वसीम को आप फिर भी मैसेज कर देंगे, काशिफ अब्बासी को आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं सच्ची बात है कि मेरे भाई हैं, मेरी दोनों से दोस्ती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस पॉलिटिशियन को अपना TV शो लाजमी करना चाहिए, यानी अपना TV शो होस्ट लाजमी करना चाहिए? फिरदौस आशिक अवान, शेख रशीद या शहबाज गिल? आपा फिरदौस भी बड़ा अच्छा शो कर सकती है और शेख रशीद भी घंटे तक एंटरटेन कर सकता है। ओके, इनमें से किस पॉलिटिशियन को PMLN ज्वाइन करने का कहेंगे? फारूक सत्तार, नबील गबोल या फिरदौस शमीम नकवी?
PMLN एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बिग टेंट पार्टी है। तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी, नबील मेरे भाई हैं, फारूक सत्तार हमारे भाई हैं, इन दोनों को भी दावत है। लेकिन अगर फिरदौस नकवी साहब, उनको तो अब हटा भी दिया गया है उधर से, लीडर ऑफ द अपोजिशन से, वो भी अब डिससेटिस्फाइड हैं PTI से, और अगर आना चाहते हैं तो आए, बिस्मिल्लाह करें। वाह, ये तो इनविटेशन चली गई है भाई फिरदौस शमीम नकवी साहब को कि अगर और मैंने कहा फारूक सत्तार और नबील तो हमारे भाई, तो पहले हम ये तीनों को जा चुकी है अब भाई हमारे शो के तवस्सुत से। ओके, इनमें से कौन सी सीट आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी? फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर या मेयर कराची? I really enjoyed being the finance minister of Pakistan. That is considered in the civilian setup after the prime minister the second most important position. Yes. तो वो एक, उसकी भी एक बड़ी वो है जिम्मेदारी है एक। इनमें से फाइनेंस मिनिस्टर कौन ज़्यादा बेहतर रहा, हफीज़ शेख या असद उमर? हफीज शेख, असद उमर से तो बेहतर है। ओके, फर्स्ट नेम इन योर माइंड व्हेन आई से दिस, डाउन टू अर्थ, सियासतदान? शाहिद अब्बासी। फियरलेस? मरीम नवाज शरीफ। अक्लमंद? अक्लमंद तो बहुत लोग हैं, एहसन इकबाल, आई डोंट नो। चालाक? आई डोंट वांट टू नेम एनी, बहुत सारे लोग चालाक हैं, बहुत सारे। स्मार्ट या खूबसूरत, जिसकी पर्सनालिटी? हैंडसम तो इमरान खान। स्मार्ट या खूबसूरत से याद आया, एक टीवी शो में अभी आपसे कुछ पूछा गया था, दो खवातीन आपकी पार्टी की ही जिनकी बात हो रही थी शायद, तो आपने कहा कि नहीं मैं इन पे नहीं कमेंट करूंगा, मुझसे आप मेल पॉलिटिशियंस का पूछें। वो क्या हुआ था, क्या बात थी वो? देखिए, मैंने जो गुजारिश करी थी कि सियासत में मरीम औरंगज़ेब और हिना भट्ट साहिबा की बात कर रहे थे। मरीम औरंगज़ेब सिंगल हैंडेडली रन्स द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ PMLN। सोशल मीडिया को भी देखती है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन देखती है। मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता हूँ तो मैं मरीम को बोल रहा होता हूँ कि मरीम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा हूँ 3 बजे, तो बोलेगी भाई 3 बजे 10 मिनट पे करना, फिर 3 बजे फ़ोन करेगी कि भाई अभी बिलावल कर रहा है कोई बात, अभी मौलाना बात कर रहा है, अभी आप 3:20 पे करिएगा। इतनी परेशान हो रही होती है, आपको टॉकिंग पॉइंट्स देगी, मुझसे इकोनॉमिक्स पे टॉकिंग पॉइंट लेके दूसरों को दे रही होती है, खुद कर रही होती है, इतनी मेहनत कर रही थी। अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लाल रंग का जोड़ा पहने या हरा रंग का जोड़ा पहने। अब मैं ये कह रहा था कि मुझसे आप एहसन इकबाल और उसके बारे में पूछना, शाहिद अब्बासी। अब शाहिद अब्बासी साहब जो है वो हफ्ते में 1 दिन कंघी करते हैं, हमने पूछ लिया। तो शायद एहसन इकबाल जो है वो रोज सूट पहनता है। तो वो जेल में भी कोई सूट पहनता था? जेल में वो सूट जैकेट और पैंट पहनते थे। गलती से मैं वो कह दिया मैंने कि टाई पहनते हैं, मुझे भाई साहब कहते थे अच्छा टाई नहीं पहनते, सूट पहनते थे। लेकिन एहसन इकबाल इज वेरी एलिगेंटली ड्रेस्ड। हमारा ख्वाजा आसिफ को बहुत शौक है अच्छा ड्रेस्ड होने का। Shahid Abbasi is not one of them, you know. So I joke about that. But he's like a brother to me, so I can joke about him. हमारी मुस्लिम लीग में खाने की बहुत रिवायत है। तो जब अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कहा कि यार अब बिस्किट के अलावा कोई चीज़ सर्व नहीं होगी, ठीक है? No snacks would be served in the Prime Minister's office. I would leave the party right away. तो एक दिन मीटिंग हुई, रात के 8:30-9 बज गए। मैं था, ख्वाजा आसिफ थे, एहसन इकबाल साहब थे, खुर्रम दस्तगीर साहब थे और प्राइम मिनिस्टर साहब अब्बासी साहब थे। हम लोग मीटिंग कर रहे थे। तो मुझे बड़ी भूख लगी तो मैंने लड़के को बुलाया। अच्छा मैं PM हाउस में होता था और अब्बासी साहब से मैं बहुत क्लोज था, सो आई वाज लाइक द क्लोजेस्ट एड ही हैड, सो आई कुड गो इन एंड आउट एनीवेयर। तो मैंने लड़के को बुलाया, मैं यार कुछ लेके आ भाई खाने के लिए। तो ख्वाजा आसिफ ने मुझे कहा नहीं यार मिफ्ताह, प्राइम मिनिस्टर ने मना किया तो तू ना कर। मैं कहा सर मैं ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये मुस्लिम लीग की रिवायत से बगावत कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है? हम इतनी देर बैठेंगे, मुस्लिम लीग में तो अक्सर होता है हम मीटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, कोई फैसला नहीं होता, उठ जाते हैं, अगली मरतबा फिर मीटिंग कर लेते हैं, खाना तो हो जाता है। सो वी ईट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यही बात शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में बताएंगे। हाउ आर दे? फूडीज तो होंगे वो, बट खाने के मामले में कोई किस्सा, कोई कहानी याद है? मियाँ साहब के बारे में मशहूर है कि वो पाए खाते हैं, वो एक्चुअली खाते ही नहीं है पाए। हाँ, सच्ची बात, मियाँ साहब पाए नहीं खाते, ठीक है। और लेकिन ही लव्स ब्रेकफास्ट इन जो पाकिस्तान के बाहर हो ना, तो ही लव्स गोइंग टू रेस्टोरेंट्स और वो जाके खुद अपना अंडा बनवाएंगे और वो करेंगे ना, वो इनको बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, अगर आप सियासतदान हैं, अगर आप मरीम नवाज हैं या शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, तो हंगामा हो जाता है ना। अच्छा हमने आपके हल्के भी जाना है अभी, आखिरी सवाल आपसे करूँगी। वो लोग जो कि बिलावल को और मरीम नवाज को कंपेयर करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? फिर हम उठते हैं। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बच्चों को ये तो बिल्कुल एडवांटेज है कि वो बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं, लेकिन ये एक बड़ा मसला है कि ज़िंदगी भर आप अपनी माँ से और अपने बाप से कंपेयर करे जाएंगे तो वो एक आसान नहीं होगा। चले आप चलते हैं, आ जाए। पहले भी मैं यहाँ पर आई थी और आज भी यहाँ पर आई हूँ, मुझे तब का भी रास्ता याद है और आज का भी रास्ता याद है। बड़ी मुश्किलों से हम पहुँच तो गए हैं। NA 249 बल्दिया का इलाका है और कौन सी चौक है ये?
पूरा अभी मैं रट्टा मारी थी, मैंने कहा आप लोग के साथ ही मार दूं। अच्छा जी, क्या आप करने वाले हैं यहाँ पे? देखिए, मैं ये सचमुच समझता हूँ कि अगर मैं यहाँ से इलेक्शन जीत जाता हूँ तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जीत होगी, और बड़ी जीत होगी तो मुल्क में सियासत का माहौल चेंज हो जाएगा, और मेरे ख्याल से शायद हुकूमत भी चेंज होगी। आपको क्या लगता है कि भाई मुझे क्यों चूज किया होगा कि मैं? क्योंकि नवाज शरीफ को ये पता है कल भी मिफ्ता मेरे साथ था, आज भी और आइंदा भी रहेगा। भरोसा तो पक्का है मेरे ऊपर। ओके, ऑलराइट। और थोड़ा बहुत काम भी आता है मुझे, थोड़ा काम भी आता है। हाँ, थोड़ा बहुत काम भी आते हैं। आप मॉडेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो भाई मेरे पास कुछ सवालात हैं, कुछ इल्जामात हैं आप पर भी, जी जी, जो कि लोगों के लगाए हुए हैं। जी जी। तो इतने कोई खास अच्छा पूछ लीजिए। हाँ, लेकिन कोई मजेदार से इल्जामात है, आपने सच सच बताना है। आप पर इल्जाम है कि आपको बचपन में कैंडीज नहीं मिलती थी तो आपने कैंडी की फैक्ट्री लगा ली। हाँ, हम तो बल्कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैंडी दे दे के लोगों से, बच्चों से वोट खरीद लूँ। अगर बच्चे वोट दे सकते होते तो मेरे सामने कोई नहीं जीत सकता। क्या बात है भाई, वोट आप लोगों को अगर वोट दोगे कैंडीज जरूर मिलनी है। आप बात घुमाने का फन अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, बात घुमाने का फन नहीं। मुझे कल मैं काशिफ अब्बासी के शो पे था, उसने कहा यार मिफ्ता कुछ भी शो हो, हर शो पे तुम आते हो, तुम एक ही बात करते हो कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई। मैं कहा इमरान खान मुझे ये मौका ना दे, दवाई सस्ती कर दे मैं चुप हो जाऊंगा, आटा सस्ता कर दे मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन अगर आपने आटे की कीमत डबल कर दी है तो मैं बात तो करूंगा ना। आप पर इल्जाम है कि आप स्टॉक मार्केट में दूसरों के शेयर्स हमेशा डुबा देते हैं। ये इल्जाम है। स्टॉक मार्केट में कोई इनसे पैसे ना लगवाए, अपने पैसे डुबाए स्टॉक मार्केट में। ये इल्जाम आपने डुबाए। ओके, आप पर इल्जाम है कि आप अक्सर कहते हैं खाकान अब्बासी साहब बहुत ही कंजूस हैं। क्यों? खाकान अब्बासी साहब को लगता है कि मैं बहुत कंजूस हूँ क्योंकि मैं मेमन हूँ। हाँ। और एक मरतबा हम लोग लंदन जा रहे थे, तभी आपके घर वाले साथ साथ रहते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, मैं जब ये वजीर आजम थे तो हम लंदन गए, तो वो होटल जो थी उसका कमरा, मतलब इस कमरे के अंदर 2 कमरे आ जाए। हाँ। मैं कहा सर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मतलब मुल्क की इज्जत कर लो यार। तो वो मुझसे भी ज्यादा कंजूस है। अच्छा, तो खैर मैं भी पैसे बचाती हूँ तो लोग मुझे कंजूस ही कहते हैं, मगर वो मुल्क के पैसे बचाता था। वो मुल्क के पैसे। ये बात आप पर इल्जाम है कि आपको टीवी शो में भी फील होता है कि आप यूनिवर्सिटी में क्लास दे रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, IBA में पढ़ाता था। आज भी सुबह मैंने IBA में लेक्चर दिया, और इंशाअल्लाह ताला मैंने जब, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पढ़ाना अच्छी चीज़ है, और अगर किसी को कोई थोड़ा सा लेक्चर दे दे तो और क्या, इससे अच्छा क्या चीज़ है। और क्या। एंकर्स में से सवाल करूंगी, आपने एंकर्स में से जवाब देना है कि सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल कौन करता है? वसीम बदामी। सबसे ज्यादा सवाल घुमाता कौन है? काशिफ अब्बासी। सबसे ज्यादा अनइन्फॉर्म्ड कौन होता है? कोई, मैं नहीं जवाब दे। बोलने कौन नहीं देता? बोलने बहुत सारे लोग नहीं देते, लेकिन डिपेंड करता है। किसको सवाल करने का सबसे खूबसूरत अंदाज आता है? मैं समझता हूँ शादेब खानजादा। लड़ाका कौन है एंकर? तकरीबन सारे ही लड़ाका हैं ईमान। सबसे ज्यादा लाउड कौन है? नसीम जहरा साहिबा का भी आवाज़ अच्छा निकल सकता है, और कमरान शाहिद का भी आवाज़ अच्छा निकलता है। जरा दिमाग से ठंडा होने की किसको जरूरत है? नहीं, देखिए ये एंकर जो होते हैं ना, ये सारे ठंडे होते हैं। ये इस चीज़ की इनको तनख्वाह मिलती है, ये बहुत समझदार होते हैं। हाँ, तो ठंडा होने की जरूरत नहीं है, तनख्वाह कमाए जाओ। सारे ठंडे होते हैं, सारे ठंडे होते हैं। ये हम सियासतदान कभी कभी गलत सोचते हैं कि ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे। आपके हिसाब से किस एंकर की सबसे ज्यादा तनख्वाह होगी? एक जमाने में आमिर लियाकत साहब बड़े मशहूर थे। मुझे पता है, मैं नवाब हूँ। कोई एक नहीं? ओके। सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ एंकर कौन है? फरिया इदरीस भी बहुत डाउन टू अर्थ है। वेल ड्रेस्ड कौन है? वेल ड्रेस्ड तो कोई भी नहीं है, किसी को कपड़े पहनने नहीं आते। हाय हाय। सबसे फनी कौन है? कामरान शाहिद। सबसे सीरियस कौन है? कामरान खान। ओके, बस आपसे मैंने एक और चीज़ करवानी है, फिर शो ख़त्म है। आप अगर जर्नलिस्ट होते और आज आपको नवाज शरीफ साहब या और शहबाज शरीफ साहब, दोनों भाइयों के ऊपर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देनी होती, तो वो आपका कैमरा है, एंकर स्टाइल में आप क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देते? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शहबाज शरीफ छूटेगा तो इंशाअल्लाह ताला इधर आएगा और आपके बीच में बैठ के कैंपेन करेगा और बिस्मिल्लाह चौक पे लेके आएंगे। Thank you so much. What a sport you are. I haven't met a politician like you. You belong from such a great family. You gave me so much respect. अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम देखा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे किसी नए सेलिब्रिटी के साथ, किसी नई जगह पर, कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और अपने लिए अपने दिमाग से चूज़ कीजिए। अल्लाह हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة
来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus pielze ODN reise nach Disney World zus par an.